Assalamualaikum students, how are you all? I hope you guys are doing well. ये अच्छी गुजरी होगी आप सबकी. Now we are moving back to the study. मोहम्मद जैन एंड मोहम्मद इज़ान, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम जैन. Are you guys there? Can you please mark your attendance? जैन तो है. इज़ान आप किधर हैं? इज़ान, Are you there? Should we start the class? अच्छा, okay, Izan. Okay, that's great. अच्छा जी. First we are going to discuss the few topics that we already covered in the previous chapter. Then we will move forward to the next chapter, chapter number 2. लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 वाइंड अप कर दिया था, ठीक है. तो चैप्टर नंबर 1 जो हमने वाइंड अप कर लिया था लास्ट क्लास में, उसके हवाले से थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि सर उसमें से सवाल किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं, ठीक है. तो थोड़ी सी उसके ऊपर बात कर लेते हैं 5 मिनट, जब तक और पार्टिसिपेंट्स भी आ जाएंगे. इसके बाद हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 आज स्टार्ट कर लेंगे अपना, ठीक है. तो अगर हम पहले बात करें चैप्टर नंबर 1 की, तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक हमने कवर किया था दैट वाज द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. वो क्वेश्चन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. लॉन्ग क्वेश्चन आ सके अकॉर्डिंगली वो एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस के होते हैं कि वो आएगा, ठीक है. क्योंकि आपकी जो 10th क्लास की बुक है कंप्यूटर की, उसमें से लॉन्ग की क्वांटिटी बहुत कम निकलती है कंपैरेटिवली 9th. अगर हम 9 से कंपेयर करें तो 9 में लॉन्ग बहुत निकलते थे, 9 में लॉन्ग की क्वांटिटी एक अच्छी खासी थी हमारे पास, बट 10 में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की क्वांटिटी कम है, शॉर्ट की ज़्यादा है. तो लॉन्ग में जो एक ये वाला सवाल है ये तो है ही लॉन्ग का, जैसे शॉर्ट में नहीं पूछा जा सकता. जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफाइन प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑल्सो डिस्कस द मेजर स्टेप्स विच इज इंक्लूड्स इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है. तो एक ये वाला ऐसा क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको तो आपने लाजमी करना ही करना है, ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन वहाँ पे रेज होता है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है. एक है इंपॉर्टेंस, एक एडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम, इसी तरह एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, ठीक है. ये क्वेश्चन शॉर्ट के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है. अच्छा, अब इसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, ये क्वेश्चन दोनों के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट हो सकता है. अगर शॉर्ट में आता है तो मैक्सिमम आपने 4 पॉइंट्स लिखने हैं, 4 डिफरेंस लिखने हैं. लॉन्ग में आता है तो 6 डिफरेंस लिखने हैं, ठीक है. तो ये वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको जो कि इंपॉर्टेंट हैं और मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं. जो इररिलेवेंट हैं, जो आ ही नहीं सकते, उनका मैं डिस्कशन नहीं करूँगा आपके साथ, ठीक है. अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी. नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था दैट इज डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है. तो डेटा स्ट्रक्चर में हमने 2 तरह के डेटा स्ट्रक्चर देखे थे, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर. तो इसमें जो एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है वो क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये शॉर्ट के हद तक आएगा, लॉन्ग के लिए नहीं आएगा, ठीक है. अगर इसमें लॉन्ग की बात करें तो आपसे बोलेंगे बट डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर, ऑल्सो डिस्कस इट्स टाइप्स इन डिटेल. उसके अंदर क्या होगा, आप पहले लीनियर डिफाइन करेंगे, फिर लीनियर के जो फर्दर पार्ट्स हैं स्टैक, क्यू एंड एरे, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है. और फिर इसके बाद नॉन लीनियर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद उसकी भी टाइप जो है ट्री एंड ग्राफ वो डिस्कस करेंगे. ये बहुत लेंथी सवाल हो जाएगा, बट इतने लेंथी सवाल नहीं पूछे जाते बोर्ड में. हाँ, आपसे जो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली वो ये आ सकता है कि डिस्कस द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आप पहले लीनियर को डिफाइन करेंगे, देन उसके बाद उसके 3 टाइप्स हैं स्टैक, क्यू एंड एरे, उन तीनों को डिस्कस करेंगे विद द स्केच डायग्राम्स जो कि हमने क्लास में डिस्कस की थी, ठीक है. एक ये क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अच्छा, और कौन सा क्वेश्चन इसमें आ सकता है इस टॉपिक से, एक क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक से डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैक एंड क्यू, ठीक है. एक क्वेश्चन स्टैक एंड क्यू का आ सकता है डिफरेंस, वो भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए इतना ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है. एक क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्री एंड ग्राफ, ट्री एंड ग्राफ का डिफरेंस डिस्कस कर ले, ये भी शॉर्ट के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अच्छा, एक क्वेश्चन और इसमें से पूछा सकता है कि व्हाई वी यूज एन इंडेक्स इन एन एरे, एरे में इंडेक्स क्यों यूज़ करते हैं. अच्छा, ये टाइप्स ऑफ ग्राफ्स है, अगर वो आएगा तो वो शॉर्ट में ही आएगा और वो ग्राफ के साथ आएगा. बोलेंगे डिफाइन ग्राफ एंड इट्स टाइप्स, ग्राफ डिस्कस कर लें, उसकी टाइप डिस्कस कर लें शॉर्ट के, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन नहीं आता. हाँ, आएगा तो क्या आएगा, ट्री और ग्राफ का डिफरेंस आ सकता है, ठीक है सैन. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या बताया आपको इसमें कि डिफाइन नहीं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एरे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडेक्स इन एन एरे.
इंडेक्स का क्या मकसद है एरे में, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि रीजनिंग क्वेश्चन है और ये शॉर्ट में यूजुअली पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ 7-8 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करे हैं, इसमें से मैंने 2 लॉन्ग बताए सिर्फ अभी आपको, ठीक है, 2 नहीं 3 बताए, सॉरी। एक एल्गोरिथम फ्लो चार्ट का डिफरेंस बताया था, एक स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बताया, तीसरा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विद इट्स टाइप्स, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और बाकी के क्वेश्चन जितने भी मैंने आपसे डिस्कस करें वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर ना? तो ये वो क्वेश्चन आंसर थे जो कि पहले चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। स्टिल किसी को कोई क्वेरी है कि सर ये टॉपिक किस में आएगा, जैसे कि ये मुझे जैन ने एक सवाल करा है, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का डिफरेंस लॉन्ग में है। अच्छा जैन, मैंने भी आपको बताया ये क्वेश्चन ऐसा है, ये दोनों में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके क्योंकि डिफरेंस बहुत सारे निकलते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि आपकी बुक में 6 डिफरेंस हैं, तो अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाता है, लॉन्ग 6 नंबर का होता है, तो आपने उसके अंदर एटलीस्ट 6 डिफरेंसेस तो लाजमी लिखने हैं, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है, वो 3 नंबर का होता है, तो आपने उसके अंदर मैक्सिमम 4 डिफरेंस लिखने हैं, 4 से ज़्यादा नहीं लिखने, ठीक है, 3 से 4। इज दैट क्लियर? ये दोनों में इस क्वेश्चन की चांसेस हैं आने के। अच्छा, और कोई सवाल आपके जहन में आ रहा हो पिछले चैप्टर से रिलेटेड कि सर ये टॉपिक किस तरीके से पूछा जा सकता है, या इसका सवाल किस तरीके से आ सकता है, या फिर ये लॉन्ग में आएगा या शॉर्ट में आएगा, इस तरह का कोई भी सवाल आपके जहन में हो चैप्टर 1 से रिलेटेड? ऑल ओके? अच्छा जी, चलिए अब हम मूव कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 का पहले हम नाम डिस्कस कर लें कि ये इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1 जो था वो था हमारा, क्या था भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिजाइनिंग। तो उस चैप्टर में हमने क्या भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स देखे थे, और एल्गोरिथम कैसे डिज़ाइन होते हैं, और एल्गोरिथम्स बनाने सीखे थे। और उसके बाद हमने एक टॉपिक के अंदर पढ़ा था जो डेटा स्ट्रक्चर का था, ठीक है। हमें चैप्टर 2 की अगर हम बात करें तो इसके भी नाम से हमें जाहिर हो जाएगा हमने इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। चैप्टर 2 इज बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन C++। अच्छा, अगर हम C++ लैंग्वेज को यूज करते हुए प्रोग्रामिंग करें, प्रोग्राम बनाएं, प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस टू क्रिएट प्रोग्राम, तो उसकी क्या बेसिक्स होंगी, वो बेसिक्स हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। वो कौन सी बेसिक्स बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, किस लिए पता होनी चाहिए, अगर हम C++ लैंग्वेज को यूज करते हुए कोई प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, उसके लिए पता होनी चाहिए। C++ एक लैंग्वेज होती है, ये बात सबको क्लियर है, सबको पता है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि अच्छा, और ये कौन सी लैंग्वेज का पार्ट है, हाई लेवल का या लो लेवल का? बताइए ईजान जैन। हाई का, ठीक है, हाई लैंग्वेज का पार्ट है। हाई लेवल होती क्या है अभी मैं डिस्कस करता हूँ, आगे हमारे टॉपिक में आने वाला है पार्ट, ठीक है। इतना आपको पता है कि हाई का पार्ट है, ठीक है, चलो गुड। अच्छा, अब हम बात करें अगर इस C++ लैंग्वेज की, तो भाई C एक लैंग्वेज की फैमिली है, उसके बहुत सारे मेंबर्स हैं, जैसे कि C++, इस तरीके से और भी मेंबर्स हैं। तो उस फैमिली का एक पार्ट है C++, जो हम इस चैप्टर में और इस पूरी 10th की बुक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो C++ लैंग्वेज अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 से, और उसकी बेसिक्स हमने इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर देखनी है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब हम पहले स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम से। कंप्यूटर प्रोग्राम होते क्या हैं? अच्छा, कंप्यूटर प्रोग्राम होते क्या हैं, इससे बात करना अगर हम स्टार्ट करें तो भाई मैं पहले बोलता हूँ कि भाई इसको कंप्यूटर वाले वर्ड को हटा दो, पहले मुझे आप ये बताओ ये प्रोग्राम किसे कहते हैं कॉमन लाइफ में? कॉमन लाइफ में अगर हमने प्रोग्राम का वर्ड कहीं सुना है तो वो क्या है, कहाँ सुना है, किस वे में सुना है? जैन, ईजान, सुना है प्रोग्राम का वर्ड, सुना है, कॉमन वर्ड है, कहाँ सुना है? बताइए, कहीं नहीं सुना? ओके भाई, मैंने सुना है भाई, कहाँ सुना है भाई? शादी का प्रोग्राम, बर्थडे का प्रोग्राम, ऐसे ही है, टॉक शोज प्रोग्राम, वेरी गुड, लाइव प्रोग्राम। तो ये क्या है? इवेंट्स हैं। ये क्या है? इवेंट्स हैं। अगर कोई इवेंट परफॉर्म हो रहा है, कोई इवेंट अगर परफॉर्म हो रहा है तो उसको हम प्रोग्राम भी कहते हैं, ठीक है। उसको हम, जो कि कोई स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलके बना हो। फॉर एग्जांपल भाई हम कोई इवेंट जनरेट करने जा रहे हैं तो उसकी कोई इंस्ट्रक्शंस होती हैं, स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उसको प्रोसीड कर पाते हैं,
ऐसा ही है, पहले उसकी अरेंजमेंट होंगी, फिर उसकी क्या होगी, हम उसके क्राइटेरिया सेट करेंगे, भाई उसकी थीम क्या होनी चाहिए, तो उसके स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते करते वो टास्क एग्जीक्यूट होगा, वो इवेंट एग्जीक्यूट होगा, तब वो एक प्रोग्राम कहलाएगा। ऐसा ही है, या फिर हम डायरेक्टली शो करना शुरू हो जाते हैं, फिर ना कोई बैकएंड स्टोरी है हमारी, ना कोई बैकएंड प्रोग्रामिंग है, ना कोई बैकएंड प्लान है, ऐसा तो नहीं है ना। तो उसकी जो स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उनसे मिलकर एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो पाता है। तो वो जो टास्क है, वो जो इवेंट है जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको प्रोग्राम कहते हैं, उसको प्रोग्राम कहते हैं। इज दैट क्लियर ना? जैसे कि मैंने अभी बात करी बर्थडे प्रोग्राम, शादी का प्रोग्राम, गॉट इट ना, इवेंट परफॉर्म हो रहा है कहीं वहाँ पे, कोई चीज़ हैपनिंग हो रही है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इसको कंप्यूटर की वे में, तो दैट इज व्हाट कंप्यूटर प्रोग्राम। क्या कह रहे हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, जो कि कंप्यूटर की मदद से परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, वो तमाम प्रोग्राम्स क्या कहलाएंगे? कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है। जो प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर कोई इवेंट जो कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं गेम खेल रहा हूँ, ठीक है, जो गेम परफॉर्म हो रहा है वो कंप्यूटर प्रोग्राम है। इज दैट क्लियर ना? तो कंप्यूटर के अंदर जो काम परफॉर्म हो रहा है, टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, इवेंट परफॉर्म हो रहा है, वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स है। अच्छा, अब हम यहाँ बात कर लेते हैं जो लिखा हुआ है इसकी थोड़ी सी। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। अभी मैंने बताया कोई भी टास्क जो इवेंट एग्जीक्यूट होगा वो इंस्ट्रक्शंस की कलेक्शन होती है, उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते करते वो टास्क एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर, ऐसा टास्क जो कि इंस्ट्रक्शंस हो, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन हो और एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर, और कंप्यूटर की मदद से परफॉर्म किया जाए। अब स्पेसिफिक, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट इन द वंस एंड जीरो ऑफ मशीन कोड। और उन प्रोग्राम्स को अगर हमें क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई गेम बनाना है भाई, तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट बाय यूजिंग 0 and 1, मतलब मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए उन प्रोग्राम को बनाना बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज 0-1 की लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती, दैट इज़ डिफिकल्ट वन, उसको हमें सीखना पड़ता है, समझना, ठीक है। तो उसको सीखना एक बहुत ह्यूज टास्क है, ठीक है। तो वो 0-1 की लैंग्वेज हमें नहीं समझ आती, विच इज़ व्हाट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, बट कंप्यूटर उस 0-1 की लैंग्वेज को बड़ा स्मूथली समझ लेता है। कंप्यूटर की जो मशीन होती है वो सिर्फ समझ ही एक ही लैंग्वेज सकती है, इसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, इसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज का नाम दिया ही इसलिए गया है क्योंकि वो एक वाहिद लैंग्वेज है दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड बट ह्यूमन कैन नॉट, यूजर्स कैन नॉट, डेवलपर कैन नॉट, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? सो कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज, तो कंप्यूटर समझ सकता है पर ह्यूमन नहीं समझ सकता, इसलिए कंप्यूटर प्रोग्रामर्स यूज स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, ठीक है। तो इसीलिए कंप्यूटर के जो प्रोग्रामर्स हैं, जो प्रोग्राम बनाते हैं, वो स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज यूज करते हैं कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, टू परफॉर्म अ सेट ऑफ स्पेसिफिक टास्क, कोई टास्क परफॉर्म करवाने के लिए। लाइक वो लैंग्वेज कौन सी है? C++, जावा, पाइथन, और इसके अलावा और कौन कौन से लैंग्वेजेस के नाम सुने हैं आपने जो हम यूज करते हैं प्रोग्राम्स बनाने के लिए? Once it is written, the programmers uses the compiler to translate it into the language that is computer can understand. जी, और कौन कौन से लैंग्वेज सुने आपने इसके अलावा? C++, जावा, पाइथन, अभी मैंने बताया C लैंग्वेज, C# लैंग्वेज, AI। तो these are the languages, these are the computer languages that programmers use to create a program. Okay, ईशान, ठीक है। तो these are the languages that programmers use to create the language, to create the programs. Reason, what the reason there? Because programmers cannot understand the 0-1 language, that is the machine language, ठीक है। प्रोग्रामर्स उसको समझ नहीं सकते, उसको सिर्फ मशीन समझ सकती है। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए प्रोग्रामर्स यूज करते हैं कौन सी लैंग्वेज? कौन सी लैंग्वेज? These languages to create the programs। और ये लैंग्वेजेस जो हैं ये हाई लेवल का पार्ट कहलाती हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। इज दैट क्लियर ना? ये तमाम लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? लास्ट लाइन में क्या कह रहे थे? वंस इट इज रिटन द प्रोग्रामर यूजेस द कंपाइलर, जब एक बार प्रोग्रामर उन लैंग्वेजेस को यूज करके कोई प्रोग्राम लिख ले, क्रिएट कर ले, देन इट विल यूज अ कंपाइलर टू ट्रांसलेट इट इनटू द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। अब भाई क्वेरी क्या है कि कंप्यूटर समझ सकता है बाइनरी लैंग्वेज जो कि 0-1 वाली लैंग्वेज है, बट ह्यूमन यूज कर रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस टू क्रिएट द प्रोग्राम्स। अब कंप्यूटर को अगर समझानी है वो बात कि भाई व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, हमें क्या टास्क परफॉर्म करवाना है, आपसे क्या ज़रूरत है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो उस ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंपाइलर्स,
और कंपाइलर्स क्या करते हैं, उस लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज के जो क्रिएटेड प्रोग्राम्स होते हैं उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं ताकि कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करवा सके, एग्जीक्यूट करवा के उसको परफॉर्म करवा सके और हमें उसका आउटपुट दे सके। इज दैट क्लियर नाउ? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, मुझे जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करिएगा। विच लैंग्वेज इज कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज? क्विकली, मशीन लैंग्वेज, दैट इज जीरोज वन वाली लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज? वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे बताइए, कैन ह्यूमन अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज 01 और नॉट? नो। ठीक है, अगर ह्यूमन ये नहीं समझ सकते तो ह्यूमन कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, प्रोग्रामर्स कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं टू क्रिएट द प्रोग्राम्स? बताइए जल्दी से। हाई लेवल लैंग्वेजेस, वेरी गुड, जिसमें क्या आ जाती है, C++। वेरी गुड। अच्छा, अब जब हाई लेवल लैंग्वेज में यूजर ने प्रोग्राम लिख लिया, अब कंप्यूटर का प्रोग्राम समझाना है, क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ 01 वाली समझ सकता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्रांसलेटर यूज करेंगे। कौन सा ट्रांसलेटर? कंपाइलर। वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, मतलब सबको क्लियर हो रहा है। नाउ वी आर मूविंग, कंप्यूटर प्रोग्राम सबको क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सिंटैक्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, भाई सिंटैक्स का नाम सुना है कभी किसी ने पहले? अच्छा चलो पहले थोड़ी सी बुक की वर्डिंग डिस्कस कर लें ताकि आप लोगों को रिकॉल हो जाए। सिंटैक्स टेल द कंप्यूटर हाउ टू रीड अ सेट ऑफ कोड। सिंटैक्स इज बेसिकली व्हाट? इट्स टेल द कंप्यूटर हाउ टू रीड द सेट ऑफ कोड, कोड को कैसे पढ़ना है। इट कैन बी द स्टाइल, राइटिंग स्टाइल ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सिंटैक्स इट इज एसेंशियली अ सेट ऑफ keywords and characters that a computer can read। ये सेट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं जो कंप्यूटर रीड कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है और कन्वर्ट इनटू द टास्क दैट नीडेड, और जो टास्क हमें परफॉर्म करवाना है उसमें कन्वर्ट कर सके, कोड को रीड करता है। ओके ठीक है। टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर बेस्ड ऑन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, while visual programming languages like Visual Basic and based on the layout and connections between the symbols which may be the textual or the graphical। अच्छा, अब ये सारी बातें तो हमने पढ़ लिया, मैं थोड़ा सा आसान अल्फाज में क्लियर कर दूँ। सिंटैक्स वो राइटिंग स्टाइल है जिसको यूज़ करते हुए हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं और ताकि उस फॉर्मेट को, उस स्पेसिफिक फॉर्मेट को कंप्यूटर रीड करने की एबिलिटी रखे, समझ सके। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, भाई मैंने एक कीवर्ड प्रिंट करवाना है, वो क्या है, हेलो वर्ल्ड। क्या है? हेलो वर्ल्ड। आपके सबके पास अगर बुक मौजूद है इस वक्त तो बुक में आप देख सकते हैं वो कीवर्ड नीचे लिखा हुआ होगा, इस टॉपिक के नीचे, सिंटैक्स के नीचे। क्या है? हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए ना मुझे C++ ने एक स्पेसिफिक सिंटैक्स राइटिंग स्टाइल दिया है। अगर आप इस तरीके से अपनी इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे तो वो प्रिंट होगा, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, वो क्या है भाई, सी आउट। ठीक है, 2 एंगुलर ब्रैकेट्स टू द आउटवर्ड, उसके बाद हम हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी प्रिंट। ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊं, क्या है प्रिंट उसका, एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, सी आउट, एंगुलर ब्रैकेट्स, इन्वर्टेड कॉमा, जिसको कोटेशन मार्क भी बोलते हैं, हेलो वर्ल्ड और टर्मिनेटर। ठीक है, दिस इज एक्चुअली द सिंटैक्स। अगर मुझे ये हेलो वर्ल्ड कीवर्ड प्रिंट करवाना है तो उसके लिए मुझे ये वाला सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा, राइटिंग स्टाइल, अदरवाइज ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं होगा। तो दैट इज एक्चुअली द रिक्वायरमेंट, ठीक है, टू परफॉर्म एनी टास्क। ये मुझे टास्क परफॉर्म करवाना था, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना था, उसके लिए मुझे ये रिक्वायरमेंट है जो मुझे फॉलो करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अगर मैं यहाँ से टर्मिनेटर हटा दूँ, अगर ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एरर आ जाएगा। अब ये सी आउट क्या है, कुछ मुझे जहन का सवाल आया कि सर ये सी आउट क्या है। सी आउट एक आउटपुट स्टेटमेंट होती है जो कि कोई चीज़ प्रिंट करवाने के लिए, आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, इस लैंग्वेज का पार्ट है। अगर इस लैंग्वेज में कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो उसके लिए कीवर्ड यूज़ करते हैं, इसको सी आउट कहते हैं। इसको हम इन डिटेल चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 हमारा है इसी से रिलेटेड कि इनपुट स्टेटमेंट कौन सी है, आउटपुट स्टेटमेंट कौन सी है, वहाँ हमने ये सारी पढ़नी है। ठीक है, अच्छा, तो ये आई होप सो ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। ये क्या है, ये एंगुलर ब्रैकेट्स है। एंगुलर ब्रैकेट्स का मुंह जब बाहर की तरफ होता है इसका मतलब है हमें आउटपुट प्रिंट करवाना है,
और जब अंदर की तरफ होता है तो उसका मतलब हमें कोई इनपुट चीज़ लेनी है। अगर कोई हमें चीज़ इनपुट लेनी होती है यूजर से, ठीक है, तो वहाँ पे हम एंगुलर ब्रैकेट्स अंदर की तरफ यूज़ करते हैं, और कुछ चीज़ प्रिंट करवानी है मतलब आउटपुट देना है तो हम बाहर की तरफ यूज़ करते हैं। और ये क्या है? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर हमें ये बताता है, सॉरी प्रोग्राम मशीन को ये बताता है कि यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट एंड हो गई है, इसको अब एग्जीक्यूट करना है। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, तो ये हम सिंटेक्स की बात कर रहे हैं, तो दिस इज एक्चुअली द सिंटेक्स, ठीक है, जिसकी मदद से कोई भी टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कहलाती हैं। गॉट इट नाउ? एनी कंफ्यूजन देयर? साद निज़ामी इतना लेट क्यों आए हैं आप? मोहम्मद काशान, हसन, इज दिस ओके? एनी कंफ्यूजन? ओके, नाउ ये मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। भाई क्लासिफिकेशन की हमने पहले भी बात की थी, एक कॉमन वर्ड है इंग्लिश का, मतलब क्लासिफाई का मतलब है सॉर्ट आउट कर देना, ठीक है। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? सॉर्ट आउट कर देना। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या? डिवाइड कर देना, क्लासिफाई कर देना किसी एस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है, किसी भी एस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर देना, क्लासिफाई कर देना। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें जो कि प्रोग्राम बनाने के लिए यूज़ होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर इस वर्ड का मतलब समझें तो तमाम वो लैंग्वेजेस जो कि प्रोग्राम बनाने के लिए यूज़ हो रही हैं वो क्या कहलाएंगी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट। तो उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अगर हम क्लासिफाई करें तो वो 3 टाइप्स में क्लासिफाई होती हैं, 3 मेजर टाइप्स में क्लासिफाई होती हैं, ठीक है। वो कौन सी हैं अभी बताता हूँ आपको मैं। Thousands of the programming languages have been developed till now, but each language has its specific purpose. बहुत सारी लैंग्वेजेस अब तक इन्वेंट हो चुकी हैं प्रोग्राम्स बनाने के लिए, पर हर लैंग्वेज का एक अपना पर्पस है, अपना मकसद है। These languages vary in how they can communicate with the computers. Hardware, some programming languages can directly communicate with hardware. कुछ लैंग्वेजेस डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट करती हैं, while other have less और नो एक्सेस टू दैट हार्डवेयर, और कुछ को हार्डवेयर से डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता। बेस्ड ऑन द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हार्डवेयर दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अच्छा, अभी कह रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस अब तक बना दी गई हैं प्रोग्राम्स बनाने के लिए, जिसमें हर लैंग्वेजेस का एक अपना क्राइटेरिया है, अपने मकसद है जिसके लिए वो बनाई गई है। कुछ लैंग्वेजेस डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट होती हैं, उन पर फैच होती हैं, कुछ नहीं होती, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे उन क्लासिफिकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो 3 टाइप्स में उनको डिवाइड कर दिया गया है। ओके, नो प्रॉब्लम सुदेश, जस्ट बी देयर। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन जो हमने की है तो ये 3 टाइप्स में करी है। नंबर 1 इज लो लेवल, नंबर 2 इज मिडिल लेवल एंड द नंबर 3 इज हाई लेवल। तो हमने कंप्यूटर की लैंग्वेजेस को 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। कौन सी 3 है? लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई लेवल। अब इनको डेप्थ में पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि एक लैंग्वेज तो हमने अभी डिस्कस कर ली, वो तो आई होप सो सबको क्लियर हो चुकी है। वो कौन सी? हाई लेवल। हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं प्रोग्राम्स बनाने के लिए, और ये कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस की अभी हमने एग्जाम्पल्स भी देखी, कौन सी? C++, जावा, C#, जो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं जो प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं प्रोग्राम्स बनाने के लिए, वो हाई लेवल है, और वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0-1 वाली लैंग्वेज समझ सकता है, ठीक है, पाइथन वगैरह, कोऑर्डिनेटर। अच्छा, अब हम बात करेंगे लो लेवल और मिडिल लेवल की, ये कौन सी लैंग्वेजेस है, ठीक है। अच्छा, लो लेवल भी मजीद 2 टाइप में कैटेगराइज होती है, मशीन और असेंबली लैंग्वेज में, उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे। अब मिडिल कौन सी है? ये एक नई चीज़ है हमारे लिए। लो लेवल हाई लेवल का नाम तो अभी हम बचपन से सुनते भी आए, तो हमने मेरे ख्याल से 8 और 7 में ही पढ़ा था, ठीक है, 9 में भी पढ़ा था। तो अब ये जो मिडिल लेवल यहाँ पे एक नई इंट्रोड्यूस हुई है, ये कौन सी लैंग्वेज है? ये अभी अवेलेबल है भी कि नहीं है, एग्जिस्टेबल है भी कि नहीं है, इसके बारे में भी बात कर ले जाएंगे, ठीक है। पहले लो लेवल की बात करते हैं। तो दी लो लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कैन डायरेक्टली एक्सेस एंड कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर। ये वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस करती हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन 0 and 1 फॉर्म्स। और ये वो लैंग्वेजेस जो 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही होती है। इसका मतलब है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब है? कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। अच्छा, विच आर दी मशीन इंस्ट्रक्शंस? द लैंग्वेजेस दैट कम अंडर दिस कैटेगरी आर द मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। और जो लो लेवल के अंदर कैटेगराइज होती हैं वो मशीन लेवल लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज है, दीज 2, ठीक है। तो ये 2 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि लो लेवल का पार्ट है,
जिनका कंसर्न 0 और 1 से होता है, ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके और ये डायरेक्टली हार्डवेयर से एक्सेस कर रही होती है। इज दैट क्लियर नाउ? हाई लेवल हार्डवेयर से एक्सेस नहीं करती, उसको क्या चाहिए होता है, बीच में अभी हमने पीछे बात की थी, कंपाइलर टू ट्रांसलेट इट। ठीक है, कंपाइलर को ट्रांसलेट करता है, देन वो हार्डवेयर से एक्सेस होती है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब इनकी जो 2 टाइप्स है उसकी भी बात कर लेते हैं। पहली टाइप है मशीन लेवल लैंग्वेज, लो लेवल की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो मशीन में क्या आ जाता है, द मशीन लेवल लैंग्वेज कम्स एट द लोएस्ट लेवल in the hierarchy, so it has direct access to the hardware, it cannot be easily understood by the humans। क्यों? अभी हमने बात की थी ये 0 और 1 वाली लैंग्वेज है। ठीक है, that only computer can understand। हमें 0-1 वाली जबान समझ नहीं आती, इसका लेवल बहुत लो है। अभी क्या बोला उन्होंने, it is lowest level in the hierarchy, इसका लेवल कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये बात यहाँ लिख दी। The machine level language is written in binary digits, जो कि 0 और 1 होते हैं। ठीक है, binary numbers। It does not require any translator as the machine code। इनको कोई ट्रांसलेटर की नीड नहीं होती, क्योंकि ये लैंग्वेज डायरेक्टली मशीन से एक्सेस होती है, मशीन इसको समझ सकता है। It is directly executable by the computer। Machine language is the first generation programming language। जनरेशन जब हमने पढ़ी थी 9th क्लास में, तो वहाँ पे जनरेशन टेबल के अंदर पहली जनरेशन में हमने जो लैंग्वेज देखी थी वो ये वाली थी। अच्छा, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है किसी को? हमने अभी तक क्या पढ़ा, सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज का पहला पार्ट पढ़ा, जो कि मशीन लेवल लैंग्वेज है। ये वो लैंग्वेज है जो कि 0-1 वाली लैंग्वेज होती है, और ये डायरेक्टली हार्डवेयर से एक्सेसिबल होती है। इसके लिए कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसको सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है, ह्यूमन समझ नहीं सकते। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब हम बात करें असेंबली लैंग्वेज की। दी असेंबली लैंग्वेज, दी असेंबली लैंग्वेज काम, अच्छा ये लो लेवल का ही पार्ट है। ठीक है, लो लेवल का पहला पार्ट हमने मशीन पढ़ा, दूसरा में असेंबली लैंग्वेज पढ़ रहा। ठीक है जी, बाइनरी भी लो लेवल है बेटा। बाइनरी सेम एज द मशीन 1। मशीन लैंग्वेज के अंदर जो नंबर यूज होते हैं वो बाइनरी नंबर्स होते हैं, 0 और 1। ठीक है, इसलिए उसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। दी असेंबली लैंग्वेज काम अबव दी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का अबव लेवल है, पर है लोवेस्ट ही, लो लेवल का ही पार्ट है। ठीक है, मीन्स दैट इज has lesser access to the hardware। मशीन 1 is completely accessible to the hardware, ये lesser access होता है, इसके पास completely access नहीं होता हार्डवेयर से डायरेक्ट। ठीक है, it is easy to read comparatively बात कर रहे हैं किससे, मशीन लैंग्वेज से। comparatively अगर हम देखें तो इसको उससे थोड़ा comparatively पढ़ने में आसान होता है, लिखना आसान होता है, and maintained by the humans, और इसको ह्यूमन भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, the assembly language is written in simple English language। इसको हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। सो इट इज़ ईजिली अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर्स, ताकि इसको यूजर्स समझ सकें। इन असेंबली लैंग्वेज दी असेंबलर इज रिक्वायर्ड। अब असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टली एक्सेसिबल तो नहीं है हार्डवेयर से, अभी ये बात इन्होंने लिख दी, तो ऑब्वियसली इसके लिए ट्रांसलेटर की नीड होगी। ट्रांसलेटर चाहिए होगा ताकि वो उसको ट्रांसलेट करके अंडरस्टैंडेबल बना सके, टास्क एग्जीक्यूट करवा सके। इसके लिए जो ट्रांसलेटर में रिक्वायर्ड होता है वो कौन होता है, अंडरस्टैंडेबल बाय द। अच्छा, इसके लिए कौन सा ट्रांसलेटर देते हैं असेंबली लैंग्वेज के लिए? असेंबलर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द असेंबली कोड इनटू द मशीन कोड। अब असेंबलर वहाँ रिक्वायर्ड होता है जो कि असेंबली कोड को मशीन कोड में ट्रांसफॉर्म कर दे, ताकि मशीन उसको अंडरस्टैंड करके हमारा आंसर का रिस्पॉन्ड कर सके। ठीक है, इट इज़ सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसको सेकेंड जनरेशन में इन्वेंट किया गया था, सेकेंड जनरेशन में ये लैंग्वेजेस आई थी। अब अगर हम कंपैरिजन देखें दोनों के बीच में, तो भाई लो लेवल के 2 पार्ट्स हैं, मशीन और दूसरा कौन सा, असेंबली। ठीक है, मशीन जो है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है हार्डवेयर से, ये लेसर एक्सेस होती है। अगर ये लेसर एक्सेस होती है तो इसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। इसका ट्रांसलेटर कौन है, जल्दी से बताएंगे मुझे, इसका ट्रांसलेटर कौन है? असेंबलर। वेरी गुड इजान। ठीक है, इसका ट्रांसलेटर कौन है, असेंबलर है। अच्छा, अब ये चीज़ क्लियर हो गई सबको। अब मशीन, इन दोनों में से कौन सी लैंग्वेज है जिसको ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है, जल्दी से बताइए? असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, और जो मशीन लैंग्वेज थी उसको ह्यूमन अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, बिकॉज वो टोटली बेस किस पे करती है, बाइनरी नंबर्स पे। बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं, 0-1। ठीक है, दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय द ह्यूमन, जो कि ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। और असेंबली को आसान क्यों होता है, क्योंकि दैट यूज द इंग्लिश लैंग्वेज, दैट यूज द सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ तक क्लियर है सबको? एनी कन्फ्यूजन देयर? नाउ वी आर मूविंग टू द मिडिल लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा चलो,
अब हम मिडिल लेवल लैंग्वेज पे आ रहे हैं। अब मिडिल लेवल लैंग्वेज का क्या किरदार है, क्या रोल है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सम स्पेशल पर्पस मिडिल level language were developed in the past that were used as a bridge between the hardware and the user interaction। हार्डवेयर और यूज़र के बीच में इंट्रैक्शन करने के लिए पहले ट्रांसलेटर नहीं थे, एक लैंग्वेज यूज़ की जाती थी एज अ ब्रिज, ठीक है, एज अ ब्रिज। हाउएवर सच लैंग्वेजेस हैव बिकम obsolete and are not used anymore। इनको obsolete क्यों किया गया, what's the reason right there, ये तो आप मुझे बड़े आसानी से बता सकते हैं। what's the reason right there, क्योंकि हमने क्या यूज़ कर लिया, ट्रांसलेटर्स यूज़ कर लिए। तो ऑब्वियसली जब ट्रांसलेटर यूज़ कर लिए, एक बीच में लैंग्वेज कम हो जाएगी हमारी, तो हमारा काम तो आसान हो जाएगा, हमें 3 लैंग्वेजेस पे वर्क नहीं करना पड़ेगा, हाई लेवल देन मिडिल लेवल देन लो लेवल। तो ऑब्वियसली ट्रांसलेटर ये काम कर सकते हैं, वेरी गुड इजान, तो हम इसको ऑब्सोलीट ही करेंगे, ठीक है। तो हमने इसको ऑब्सोलीट कर दिया, हटा दिया। अब देखो मैं इसका बताता हूँ इसका रोल क्या था। अगर मैं इसको आसान अल्फाज में और कॉमन लाइफ से कंपेयर करते हुए बताऊं तो भाई फॉर एग्जांपल एक इंसान ऐसा है भाई जिसको इंग्लिश आती है, ठीक है, चलो हम बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अपनी बात कर लेते हैं, चाइनीज़ की बात कर लेते हैं। अगर हम चाइना विजिट करते हैं कभी, ठीक है, तो क्या होगा भाई, हमें तो उर्दू आती है, हम उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, ठीक है, पाकिस्तान में रहने वाले, हमारी नेशनल लैंग्वेज जो है वो उर्दू है। हम चाइनीज़ जाते हैं, वो उनकी नेशनल लैंग्वेज है। अब हमने उनसे कम्युनिकेट करना है, हमें जब उनसे कम्युनिकेट करना है तो हमें क्या एफर्ट करनी पड़ेगी भाई, एक मिडिल लेवल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जो कि दोनों को आती हो। जैसे कि हमने बात की इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि चाइनीज़ भी अंडरस्टैंड कर सकें और हम भी अंडरस्टैंड, पर एक एफर्ट है, एक थर्ड एफर्ट है, हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमें सीखनी पड़ेगी। ऑब्वियसली चाइनीज़ के लिए भी एक रेयर चीज़ है, हमारे लिए भी एक रेयर चीज़ है, हमें सीखनी पड़ेगी, हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इज दैट क्लियर नाउ, ठीक है। तो हमें एक एफर्ट डालनी पड़ेगी जिसके लिए हम तीसरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ताकि हम अपनी बात इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको समझा सकें, या फिर वो अपनी चाइनीज़ वाली बात इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमें समझा सकें। गॉट इट ना। पर ये तीसरी एफर्ट है, इसको अब ऑब्सोलीट कर दिया गया है। अदरवाइज अगर वो ना हो, अगर वो मिडिल लेवल लैंग्वेज ना हो, तो ना हमारी बात चाइनीज़ समझ सकते हैं, ना चाइनीज़ की बात हम समझ सकते हैं। व्हाट द रीज़न राइट देयर, क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट, अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते रहेंगे, चाइनीज़ में हम अपनी लैंग्वेज में करते रहेंगे, दोनों एक दूसरे की बात समझ नहीं आएगी, तो कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा तो टास्क परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है, हमारा जाना, हमारा जो मकसद है वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी बताता हूँ, साथ 1 मिनट, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ये एक एफर्ट थी, तो इस एफर्ट को ऑब्सोलीट कर दिया गया, और इसकी जगह अब क्या हो रहा है, ट्रांसलेटर्स यूज़ हो रहे हैं। अब क्या होता है, हम गूगल ट्रांसलेट कर लेते हैं, भाई वो क्या बोल रहा है, हमने माइक ऑन करा, गूगल ने ट्रांसलेट करके हमें अपनी लैंग्वेज में बता दिया, ऐसा ही है, एफर्ट खत्म हो गई हमारी, ठीक है। हमने क्या करा भाई, हमने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल पे माइक्रोफोन ऑन कर लिया ट्रांसलेटर का, तो वो जो भी चीज़ बोल रहा है वो रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड होकर हमारी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म हो रही है, हम देख लेते हैं भाई कहना क्या चाह रहा है, टास्क एग्जीक्यूट हो गया। तो तीसरी लैंग्वेज की एफर्ट ऑब्सोलीट कर दी गई है। इन द मीन वाइल सेम यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज थी, दूसरी जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज आ गई थी, ठीक है। तो जिसकी मदद से क्या हुआ, फिर हमने मिडिल लेवल लैंग्वेज को ऑब्सोलीट कर दिया और हमने बीच में ट्रांसलेटर्स यूज़ कर लिए जो कि हाई लेवल को मशीन में और मशीन को हाई लेवल में ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं। इज दैट क्लियर नाउ? अब क्लियर हो गई ये बात कि इसको ऑब्सोलीट क्यों किया गया, मिडिल लेवल लैंग्वेज को ऑब्सोलीट क्यों किया गया, ठीक है। तो इसलिए अब यूज़ नहीं होती हैं, अब डायरेक्टली ट्रांसलेटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं थर्ड वन, हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसको हमें डिस्कस तो हमने कर ही लिया है, इसको थोड़ा और डेप्थ में देख लेते हैं। द हाई लेवल लैंग्वेजेस अबाउट रेवोल्यूशंस इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, दे अलाउ अ प्रोग्रामर टू राइट द प्रोग्राम्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब है पोर्टेबल है, ये हम किसी भी कंप्यूटर पे बनाएं और उसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। ये हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं है, ये हार्डवेयर से इसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, तो इसका मतलब ये हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं है। इसको हम कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं इन प्रोग्राम्स को। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये पोर्टेबल वन है। दीज लैंग्वेजेस आर क्लोजर टू द ह्यूमन देन मशीन लैंग्वेज। क्यों? ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड दोज लैंग्वेजेस। दीज आर रिलेटेबल टू द इंग्लिश लैंग्वेज, इसलिए ह्यूमन के लिए समझना आसान है, कंप्यूटर के लिए समझना मुश्किल है। कंप्यूटर को सिर्फ 0-1 की बातें समझ आती हैं, ठीक है, तो उसके लिए ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज समझना मुश्किल है। तो ये क्लोज किसके? ह्यूमन के क्लोज है, क्योंकि ह्यूमन इसको समझ सकते हैं, प्रोग्रामर्स इसको समझ सकते हैं, राइट। हाई लेवल लैंग्वेजेस डू नॉट हैव द डायरेक्ट एक्सेस टू द हार्डवेयर। हार्डवेयर के बाद डायरेक्ट एक्सेस, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए होता है हमें? ट्रांसलेटर्स। जब तक ट्रांसलेटर्स मौजूद नहीं होंगे तो हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हमने दी हैं हाई लेवल में वो ट्रांसफॉर्म होके मशीन तक नहीं जाएंगी, मशीन लैंग्वेज में नहीं जाएंगी, तो कंप्यूटर नहीं समझ सकेगा। इज दैट क्लियर नाउ?
देयरफॉर अ ट्रांसलेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, तो जो ट्रांसलेटर हमारे पास मौजूद हैं इन लैंग्वेजेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर थे। इट इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट लैंग्वेजेस इनटू द लो लेवल वन। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई सवाल किसी के जहन में आ रहा हो? ऑल ओके, ठीक है। तो हमने देख लिया भाई कि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस उनका हार्डवेयर से नहीं होगा, ऑब्वियसली। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंप्यूटर तो सब 0 1 वाली बात समझ सकता है, ह्यूमन नहीं समझ सकते। तो ह्यूमन एक अपनी लैंग्वेज में प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे, और जिसको हमें अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए और एग्जीक्यूट करवाने के लिए उसको मशीन में ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है। तो मशीन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स चाहिए होंगे। जब तक वो मशीन में ट्रांसलेट नहीं होगा, हमें उसका कंप्यूटर रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो हमारी एफर्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बातें अभी हमने की हैं किसमें? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो हमने 3 क्लासिफिकेशन देख ली। कौन कौन सी देख ली भाई? नंबर 1, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। नंबर 1, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नंबर 1 लैंग्वेज कौन सी देखी हमने? लो लेवल, देन मिडिल लेवल, देन हाई लेवल। वेरी गुड। अच्छा, लो लेवल के भी 2 पार्ट देखे थे हमने। लो लेवल को भी मजीद 2 टाइप में क्लासिफाई किया था। कौन सी थी 2 टाइप्स? मशीन एंड असेंबली। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, अब हाई लेवल में भी हमने बहुत सारी लैंग्वेजेस देखी थी। कोई 2-3 के नाम बता दो मुझे जल्दी से, जो प्रोग्रामर्स यूज करते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए। पाइथन, जावा, C++। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द ट्रांसलेटर्स। अब इन्होंने जो कुछ ट्रांसलेटर्स के नाम लिए, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये इनके क्या काम होते हैं? पॉर्टेन, वेरी गुड साथ, ठीक है। तो अब हम इनकी बात कर लेते हैं। अब हम, अच्छा एक मिनट, ट्रांसलेटर्स पे मूव करने से पहले हाई लेवल के थोड़े एडवांटेज देख लें, ताकि हम ट्रांसलेटर्स को फिर पढ़ सकें कि भाई क्यों जा रहे हैं वहाँ पे। दी हाई लेवल लैंग्वेज इज ईजी टू रीड एंड राइट एंड मेंटेन एज इट इज रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। ये बात हमने पीछे डिस्कस कर ली। इनको लिखना समझना आसान होता है क्योंकि ये सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती है, ठीक है। इसलिए प्रोग्रामर्स इनको प्रेफर करते हैं। दी हाई लेवल लैंग्वेज इज पोर्टेबल। पोर्टेबल अभी मैंने बताया कि हम इसको एक जगह जनरेट करके दूसरी जगह ले जा सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे स्विच करवा सकते हैं, राइट। अपोज टू द लो लेवल लैंग्वेज, दीज लैंग्वेजेस आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द हार्डवेयर पे डिपेंडेंट नहीं होती, इसलिए हम इसकी पोर्टेबल होती हैं। मशीन लैंग्वेज हार्डवेयर पर डिपेंडेंट होती है, इसलिए वो पोर्टेबल नहीं होती। वो डायरेक्ट हार्डवेयर पे फैच होती हैं, उसको हम फिर कहीं और ले जाके, हम अगर लेके जाएंगे तो दोबारा से फैच करवाना पड़ेगा, कहीं और उसको नहीं ले जा सकते। इज दैट क्लियर ना? क्योंकि वो डायरेक्टली एक्सेस उनका हार्डवेयर से होता है। इज दैट क्लियर? राइट, ओके। अब हम आ रहे हैं डिफरेंशिएट बिटवीन लो लेवल और हाई लेवल पे, कंपैरिजन देख लेते हैं थोड़ा सा। इट इज प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज। हाई लेवल की बात हो रही है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ऑब्वियसली प्रोग्रामर फ्रेंडली है, प्रोग्राम करके लिखना आसान है। इट इज़ मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज, सिर्फ मशीन समझ सकते हैं 0 1 वाली लैंग्वेज, तो इसलिए ये मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज हो गई। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो इट इज़ नंबर 2, हाई लेवल लैंग्वेज इज लेस मेमोरी एफिशिएंट। हाई लेवल लैंग्वेज लेस मेमोरी एफिशिएंट क्योंकि ये ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करती है हाई लेवल लैंग्वेज। ये लो लेवल लैंग्वेज इज हाई मेमोरी एफिशिएंट। ये मेमोरी एफिशिएंट है क्योंकि डायरेक्टली हार्डवेयर से एक्सेस है इसका, तो वो पहले लिखी जाएगी एक लैंग्वेज में, फिर ट्रांसलेट होगी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म होगी, उसकी ट्रांसलेटेड कॉपी अलग बनेगी हाई लेवल की, इसलिए वो मेमोरी एफिशिएंट लेस है। गॉट इट नाउ? नंबर 3, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। हाई लेवल इंग्लिश लैंग्वेज है तो समझना आसान है। इट इज़ टफ टू अंडरस्टैंड क्योंकि 0 1 वाली लैंग्वेज ह्यूमंस को समझ नहीं आती। नंबर 4, इट इज़ सिंपल टू डिबग। डिबग की बात हमने की थी पहले। डिबग क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस टू रिमूव द एरर्स। बग्स को रिमूव करना डिबगिंग कहलाता है, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है तो बग्स को रिमूव करना आसान है, इसमें कॉम्प्लेक्स होता है बग्स को रिमूव करना, ठीक है। अगर इसके बाद बात करें तो इट इज़ सिंपल टू मेंटेन। इनको मेंटेन करना भी आसान है, एडिटिंग करना इसके अंदर, पोर्टेबल होती हैं। और इट इज़ कॉम्प्लेक्स टू मेंटेन, इनको मेंटेन करना कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है, ठीक है। इट इज़, अच्छा इसके बाद क्या कह रहे हैं? इट इज़ पोर्टेबल। अभी बात की थी हमने क्या? इट इज़ पोर्टेबल। पोर्टेबल होती हैं लैंग्वेजेस, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं लैंग्वेजेस को। प्रोग्राम एक कंप्यूटर में बनाया तो उसको दूसरे कंप्यूटर पर ले जाकर चला सकते हैं। ये पोर्टेबल नहीं होती, इट इज़ नॉन पोर्टेबल। इट कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी दूसरे कंप्यूटर पे ले जाके चलाई जा सकती हैं प्रोग्राम्स इनके। इट इज़ मशीन डिपेंडेंट, ये मशीन डिपेंडेंट होती हैं, एक मशीन पे जिस पे बनेंगी उसी पे ये रन हो सकती हैं। इट नीड कंपाइलर टू इंटरप्रेट इट नीड कंपाइलर एंड इंटरप्रेट फॉर ट्रांसलेशन।
इन लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट होने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, बट इट नीड असेंबलर फॉर ट्रांसलेशन, और इसके लिए सिर्फ असेंबलर की रिक्वायरमेंट होती है। लास्ट वन, इट इज़ यूज्ड वाइडली फॉर प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्रामिंग में यूज़ की जाती हैं लैंग्वेजेस, और इट इज़ नॉट कॉमनली यूज नाउ अ डेज इन प्रोग्रामिंग, और आजकल प्रोग्रामिंग में इन लैंग्वेजेस को यूज़ नहीं किया जाता। ये तो कंपैरिजन हो गया लो लेवल का और हाई लेवल का, तकरीबन हमने 9 पॉइंट्स इसके डिफरेंस में निकाल लिए, ठीक है। अगर आपके पास ये सवाल लॉन्ग में भी आ जाता है तो अगर आप बहुत स्मूथली इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग में हमें 6 to 7 पॉइंट्स लिखने होते हैं मैक्सिमम, गॉट इट ना। अच्छा, अब हम आ रहे हैं ट्रांसलेटर्स पे। ट्रांसलेटर्स हैं क्या, अभी हमने डिस्कशन कर लिया, अब थोड़ी सी बुक की वर्डिंग देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। कंप्यूटर्स कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन कोड, बाइनरी 1 0 1 जो भी हमने देखा था। दिस कोड इज डिफिकल्ट टू रीड, राइट एंड मेंटेन फॉर ह्यूमंस, राइट। Programmers prefer to use a variety of high-level language and low-level programming languages instead मतलब इसकी जगह पे वो यूज़ करेंगे programmers, ठीक है, उसको प्रेफरेंस देते हैं। A program written in any languages is called a source code। अच्छा, ये वाला अच्छा पॉइंट है। हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए प्रोग्रामर जो भी प्रोग्राम क्रिएट करता है उसकी जो फाइल होती है, दैट फाइल इज नेम्ड एज सोर्स फाइल। वो फाइल क्या कहलाती है? सोर्स फाइल। अब प्रोग्रामर ने जो लैंग्वेज यूज़ करी प्रोग्राम बनाने के लिए और उसकी फाइल सेव करवाई, वो फाइल कहलाएगी सोर्स फाइल। और जब वो फाइल कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंपाइल कर देगा या इंटरप्रेट कर देगा मशीन लैंग्वेज में ताकि कंप्यूटर्स को रिस्पॉन्स कर सके, तो इंटरप्रेट होने के बाद, कंपाइल होने के बाद जो फाइल जनरेट होती है वो फाइल कहलाती है ऑब्जेक्ट फाइल। क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट फाइल। इनको सोर्स कोड, सोर्स फाइल भी कहते हैं, जो कि प्रोग्रामर वाली होती हैं, जो ट्रांसलेटेड होती हैं उनको ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट फाइल भी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? इस बात को ध्यान में रखिएगा सब। अच्छा, आगे कह रहे हैं ट्रांसलेटर्स आर नीडेड। अच्छा, अ ट्रांसलेटर टेक्स अ प्रोग्राम written in source languages as input and convert into the program into the target machine language as output. It also detect the purport and error during the translations. और जितनी भी errors वगैरह इनको रेस करने होते हैं वो while translating करते हैं। जब वो ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो ट्रांसलेट करते हुए वो उस वक्त वो तमाम एरर जनरेट कर देते हैं अगर उनको लग रहा होता है कि प्रोग्राम में एरर है, ठीक है। तो ये बात आई होप सो सबको क्लियर हो गई होगी कि वो प्रोग्राम जो प्रोग्रामर्स क्रिएट करते हैं और प्रोग्रामर्स जो प्रोग्राम लिखते हैं, बेसिकली प्रोग्राम बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ करके लिखते हैं वो सोर्स फाइल कहलाती है या सोर्स कोड कहलाते हैं। और जब हम उनको कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए ट्रांसलेट करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं तो वो बेसिकली ऑब्जेक्ट फाइल और ऑब्जेक्ट कोड कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब हमारे पास रोल क्या है ट्रांसलेटर के? ट्रांसलेटिंग द प्रोग्राम इनपुट इनटू एन इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, ठीक है। इक्विवेलेंट मतलब जिसको कंप्यूटर समझ सकते हैं, उसमें एक ट्रांसलेट करता है। दूसरा रोल क्या है इसका? प्रोवाइडिंग अलर्ट मैसेजेस, और अगर कोई एरर है तो ये अलर्ट करके हमें बता देगा कि भाई ये एरर वहाँ पे जनरेट कर रहा है, आप इसको रिजॉल्व करें तो आपका टास्क एग्जीक्यूट होगा। Whereas the programmers does not follow the rules of the syntax। अगर प्रोग्रामर कोई रूल सिंटैक्स का फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे कि अभी हमने पीछे डिस्कशन किया था कि भाई मैंने सी आउट करवाया था और अगर टर्मिनेटर नहीं लगाया तो इसका मतलब है रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो इस चीज़ को वो हाईलाइट कर देगा वाइल ट्रांसलेटिंग। जब ट्रांसलेट हो रहा है तो उस वक्त उसको हाईलाइट कर देगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो ये तो ट्रांसलेटर के रोल हो गए। अब हम बात करते हैं भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। 3 तरह के ट्रांसलेटर भी हमने पीछे देखे, नाम कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ये 3 तरह के ट्रांसलेटर्स हमारे से होते हैं, ठीक है। एक एक करके तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, कंपाइलर। अच्छा, मैं पहले अपने आसान अल्फाज में बता दूं आपको, कंपाइलर कंपाइल करने के लिए होता है हाई लेवल को, किसमें? मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। और जो प्रोग्राम हाई लेवल में लिखा हुआ है वो सोर्स प्रोग्राम है, सोर्स फाइल है, और जो ट्रांसलेट हो गया है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है, ऑब्जेक्ट फाइल है, ठीक है। अब कंपाइलर के स्पेसिफिकली क्या रोल है? ट्रांसलेट तो करता है, बट कैसे करता है? कंपाइलर ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट वंस, पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट कर देता है एट वंस, ठीक है। दूसरी चीज़, फास्ट होते हैं। तीसरी चीज़, एरर जनरेट करते हैं पूरा कंपाइल करने के बाद एंड में, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। तो चौथी चीज़, कंपाइलर ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट फाइल क्या है भाई? अभी पता है, ट्रांसलेटेड फाइल। अब जब कंपाइलर से हमने कोई प्रोग्राम ट्रांसलेट करवाया
तो उसने जब उसको ट्रांसलेट करा तो उसकी फाइल जो जनरेट करी वो ऑब्जेक्ट फाइल है। अब वो कंपाइलर जनरेट कर देता है ताकि नेक्स्ट टाइम जब हमें उस फाइल को यूज़ करना पड़े तो हम उसकी ट्रांसलेटेड फाइल को यूज़ कर लें, ना कि दोबारा प्रोग्राम को ट्रांसलेट करवा के एरर रिजॉल्व करें। इज दैट क्लियर ना? तो कंपाइलर के कुछ फीचर्स हैं ये। अब हम इसको पढ़ लेते हैं इन डिटेल। A compiler translator used to convert high level language into the low level language. Compiler takes time to do its work as it translates the high level code to the lower code all at once. All at once मतलब पूरे का पूरा प्रोग्राम, चाहे वो 10 लाइन का हो, चाहे वो 100 लाइन का हो, चाहे वो 1000 लाइन्स का हो, एक साथ ट्रांसलेट करेगा पूरा प्रोग्राम। एंड क्रिएट एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रांसलेटेड फाइल क्रिएट कर देता है कंपाइलर, ठीक है। दिस ट्रांसलेट प्रोग्राम कैन बी यूज अगेन, ताकि वो प्रोग्राम को हम दोबारा यूज कर सके, हर बार हमें ट्रांसलेट ना करवाना पड़े। एंड अगेन विदाउट द नीड ऑफ द रिकम्पाइलेशन, उसको रिकम्पाइल ना करना पड़े, हम उसको ऑब्जेक्ट फाइल को यूज कर ले। इज दैट क्लियर? जो अभी बात कर रहा था वही यहाँ पे लिखी हुई है। इट कन्वर्ट द होल प्रोग्राम इन वन सेशन, रिपोर्ट एरर डिटेक्टेड आफ्टर द कन्वर्जन के बाद वो एक ही रिपोर्ट बना देगा, उसमें बता देगा भाई कौन कौन सी लाइन में एरर रेज हो रहा है, आप जाके उसको रिजॉल्व करें ताकि वो टास्क एग्जीक्यूट हो सके। An error report is often produced after the full program has been translated. Error in the program code may cause a computer to crash. जब error raise होगा तो वो obviously program crash हो जाएगा, execute नहीं होगा। These errors can only be fixed by the changing the original source code, compiling the program again. और वो errors कैसे resolve होंगे? जब programmers उन errors को रिजॉल्व करेगा बाय चेंजिंग द कोड में जो भी कमी है उसको पूरी करेगा तो एरर रिजॉल्व हो जाएंगे। कंपाइलर सबको क्लियर हो गया क्या क्या फीचर्स हैं कंपाइलर के और क्या करता है? इज दैट ओके? पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट करता है। दूसरी चीज़ क्या, फास्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट कर देते हैं ताकि हर दफ़ा कंपाइल ना करवाना पड़े, ठीक है। और एरर लिस्ट लास्ट में जनरेट कर देते हैं और सारी एरर लिस्ट एक साथ जनरेट करते हैं ताकि एरर रिजॉल्व करके यूज़र उसको दोबारा से रिकम्पाइल करवा सके। वेरी गुड। अब हम आते हैं इंटरप्रेटर पे। अब इंटरप्रेटर के मैं आपको पहले फीचर बता दूं, फिर इसको पढ़ते हैं। इंटरप्रेटर पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट नहीं करता, ये एक एक लाइन करके ट्रांसलेट करता है, वन लाइन एट अ टाइम। एक स्टेटमेंट ट्रांसलेट करेगा, अगर उसमें कोई एरर नहीं होगा तो दूसरी पे स्विच कर जाएगा, एरर होगा तो वहीं रुक जाएगा और बोलेगा पहले इस एरर को रिजॉल्व करेंगे तो मैं दूसरी लाइन को ट्रांसलेट करूँगा। इट मीन्स इट विल टेक टाइम, ठीक है। कंपाइलर के अकॉर्डिंगली टाइम बहुत लेगा। गॉट इट नाउ? अब दूसरी चीज़, ये कोई ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट नहीं करता, ये सोर्स फाइल को डायरेक्ट ट्रांसलेट करके मशीन कोड में उसको एग्जीक्यूटेबल बना देता है, कोई ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट नहीं करता। इसका मतलब है इनके प्रोग्राम को जब भी चलाना होगा हर बार इंटरप्रेट करवाना पड़ेगा। गॉट इट नाउ? अब इसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भाई। इंटरप्रेट इज ऑल्सो द ट्रांसलेटर यूज टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द लो लेवल लैंग्वेज, वही बात है। हाउएवर इंटरप्रेट ट्रांसलेट द कोड लाइन बाय लाइन एंड रिपोर्ट द एरर एज सून एज इट हैज इनकाउंटर्ड द ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। जैसे उसको कोई एरर मिलेगा वहीं पे वो रोक देगा, ठीक है, वहीं पे वो रोक देगा। विद द इंटरप्रेटर इट इज ईजियर टू डिटेक्ट द एरर्स इन द सोर्स कोड, हर लाइन में एरर डिटेक्ट कर लेता है और वहीं पे बता देता है आपका इस लाइन में ये वाला एरर है, आगे नहीं बढ़ता। इन अ कंपाइलर एन इंटरप्रेटर इज फास्टर देन अ कंपाइलर एज इट इमीडिएटली एग्जीक्यूट द कोड अपॉन द रीडिंग द कोड। इंटरप्रेट डू नॉट क्रिएट एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब ऑब्जेक्ट फाइल कोई जनरेट नहीं करता, अभी जो मैं बात कर रहा था, राइट, ऑब्जेक्ट फाइल कोई जनरेट नहीं करता। देयरफॉर द इंटरप्रेट ट्रांसलेट द सोर्स कोड फ्रॉम द बिगिनिंग एवरी टाइम इट एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब क्या हो गया, जब कोई ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट नहीं कर रहा तो इसके प्रोग्राम को जितनी दफ़ा भी चलाना है हर दफ़ा शुरू से इंटरप्रेट करना शुरू करेगा वो पहली लाइन से। ऑब्वियसली, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो क्या डिफरेंस देखा हमने इंटरप्रेटर में इसमें कि वो पूरा प्रोग्राम एक साथ करता है, ये लाइन बाय लाइन करता है। उसमें ह्यूमन असेसमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसमें ह्यूमन असेसमेंट की ज़रूरत है। कैसे? हर लाइन के बाद एरर रिजॉल्व करना है तो ह्यूमन को तो अवेलेबल होना चाहिए, अदरवाइज वो प्रोग्राम रुका रहेगा। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, वो ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करता है, ये नहीं करता। अब तीसरा ट्रांसलेटर देख लेते हैं, फिर इसका कंपैरिजन देखेंगे, फिर क्लास वाइंड अप कर देंगे। असेंबलर एन असेंबलर इज द ट्रांसलेटर यूज्ड टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज, वो क्या कर रहा था, हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर रहा था, लो लेवल में ट्रांसफॉर्म कर रहा था, जो कि मशीन लैंग्वेज 0-1 वाली। कौन? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, दोनों। असेंबलर क्या कर रहा है, असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा है, सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा है मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर्स को अंडरस्टैंड कर सके। इट इज लाइक अ कंपाइलर फॉर द असेंबली लैंग्वेज बट इंटरैक्टिव लाइक एन इंटरप्रेटर। An assembler translate assembly language code to an even lower language
विच इज़ द मशीन कोड. द मशीन कोड कैन बी डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय द CPU. तो असेंबलर में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि असेंबलर असेंबलर क्या करता है कि असेंबलर अगर हम कंपेयर करें तो असेंबलर जो है सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसफॉर्म करता है मशीन कोड में, ताकि मशीन कोड अंडरस्टैंडेबल हो सके किसके लिए, कंप्यूटर के लिए. इज दैट क्लियर ना? ठीक है. तो ये हम तीनों अगर लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करें तो भाई तीनों ट्रांसलेशन के लिए यूज होते हैं. पहले वाले दो जो थे कंपाइलर इंटरप्रेटर वो हाई लेवल को ट्रांसफॉर्म करते थे मशीन लैंग्वेज में, ये असेंबली लैंग्वेज को करता है. ठीक है. उनमें कुछ कंपैरिजन था, इसमें वो कंपैरिजन नहीं है. ठीक है, क्योंकि उनको वो हाई लेवल लैंग्वेजेस के थे इसलिए हम कंपैरिजन कर रहे थे. क्या कंपैरिजन था उनके पॉइंट देख लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं. भाई कंपाइलर कन्वर्ट अ प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एज होल, पूरा प्रोग्राम एक साथ कर देता है. इंटरप्रेटर कन्वर्ट द प्रोग्राम इनटू मशीन कोड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, लाइन बाय लाइन. ठीक है. दूसरा डिफरेंस, कंपाइलर क्रिएट ऑब्जेक्ट कोड बट इंटरप्रेटर डज नॉट क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट फाइल को जनरेट नहीं करता. कंपाइलर कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेबल मैनी टाइम, मतलब कंपाइलर कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूट मैनी टाइम. कंपाइलर से जितनी दफ़ा करवाओगे कंपाइल कर देगा. इंटरप्रेटर की अगर हम बात करें, कन्वर्ट द हाई लेवल प्रोग्राम ईच टाइम इट इज एग्जीक्यूशन, मतलब एक अगर हुआ नहीं है अब तक उसमें एरर जनरेट है, जब तक वो रिजॉल्व नहीं कर लेगा दूसरे पे स्विच नहीं करेगा ये. राइट. इसके बाद क्या कह रहे हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज फास्ट. ये फास्ट है कंपाइलर में क्योंकि पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट कर रहा है. इसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्लो है. द लास्ट पॉइंट इज कंपाइलर डिस्प्ले द सिंटैक्स एरर्स आफ्टर कंपाइलिंग द होल प्रोग्राम. पूरा प्रोग्राम ट्रांसलेट करने के बाद एंड में एरर लिस्ट बता देता है. इंटरप्रेटर डिस्प्ले द सिंटैक्स एरर्स ऑन ईच स्टेटमेंट. इंटरप्रेटर हर स्टेटमेंट के आखिर में एरर बता देगा, बोलेगा जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा मैं दूसरी स्टेटमेंट को ट्रांसलेट नहीं करूँगा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एनी कन्फ्यूजन देयर? आज मैं कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं लाया हूँ, MCQs क्वेश्चंस. अगली क्लास में क्योंकि छोटा सा टॉपिक था, अगली क्लास में एक और टॉपिक हम कवर करेंगे तो मैं दोनों के एक साथ पूछूंगा फिर. ठीक है. दोनों के ऑब्जेक्टिव्स और MCQs जो है मल्टीपल क्वेश्चन एक साथ पूछूंगा, तो ये आपने जहन में रखना है, याद रखना है उस तब तक के लिए. ठीक है. अच्छा मुझे बताइए कोई सवाल किसी के जहन में आ रहा हो, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी राइट नाउ, आई एम गिविंग यू 2 minutes. आज जो हमने टॉपिक्स पढ़े उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस देखी, 3 लैंग्वेजेस थी. उसके बाद हमने ट्रांसलेटर देखे, 3 ट्रांसलेटर थे. कोई सवाल इससे रिलेटेड? एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ? हाँ जी. हसन, नईम, ईजान, काशान, जैन, साज, दैस, एवरीथिंग इज ओके. ओके, दैट्स वेरी गुड. ठीक है. अब हम क्लास वाइंड अप करते हैं. अगली क्लास में इंशाल्लाह हमने एरर डिटेक्शन से स्टार्ट करना है. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एरर्स. उसके बाद हम कोशिश करेंगे अगली 2 क्लास में चैप्टर 2 वाइंड अप कर दें. छोटा सा इतना ज़्यादा, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है. आपको मज़ा आ रहा होगा इस चैप्टर में, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कंपैरेटिवली. ठीक है. तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट भी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे खासे सवाल बनते हैं. ठीक है. तो इंशाल्लाह अगली क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अपना ख्याल रखिएगा आप लोग. ठीक है. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.